Okay, so next topic we have is placenta. Let's start with the topic. This placenta is actually it is a structural and functional unit between mother and fetus. Here we have this is fetus. Okay. And sir इसका purpose क्या होता है? It is actually the site of exchange of nutrients and waste between mother and fetus. भाई fetus को भी मेटाबॉलिज्म करना है ना, उसे खाना भी चाहिए, जो वेस्ट बनेगा उसे रिमूव भी करना है, तो सबका सब ये किसके थ्रू हो रहा है? इट इज अचीव्ड थ्रू प्लेसेंटा। बन कैसे रहा है प्लेसेंटा? देखो, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड कि सर देयर आर सम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, और उनमें से एक क्या था? कोरियोन, है ना। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज नथिंग बट कोरियोन। ओके, दिस कोरियोन इन टर्न डेवलप सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये हैं इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इनको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे? दे आर नथिंग बट कोरियोनिक विलाई। गेटिंग माई पॉइंट? सो कोरियोन आफ्टर इम्प्लांटेशन डेवलप सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज व्हाट? कोरियोनिक विलाई। नाउ साइड बाय साइड इम्प्लांटेशन वी नो दैट कि यूट्रस में होता है, तो कोरियोनिक विलाई के इमीडिएट नेक्स्ट कौन होने वाला है? यूट्रस होने वाला है। सो सिमिलरली मदर की साइड से यूट्रीन एंडोमेट्रियम कहीं ना कहीं कोरियोनिक विलाई की विसिनिटी में आ जाता है। ओके, सो फ्रॉम मैटरनल साइड वी हैव व्हाट? यूट्रीन एंडोमेट्रियम। ये कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रीन एंडोमेट्रियम दे बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर। ये इंटरडिजिटेट हो जाएंगे, मतलब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी इनकी आपस में। दिख भी रहा है सर, इस तरफ से लाइक ये कोरियोनिक विलाई एक्सटेंड कर रहे हैं, मदर की साइड से ये यूट्रीन एंडोमेट्रियम एक्सटेंड कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो एक यूनिट बनती है ना बिटवीन फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट, उसी यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज प्लेसेंटा, एंड पर्पस वी नो इट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। इसी चीज़ को मैंने थ्योरेटिकली लिखा है यहाँ पे, लाइक जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, और उनको हम क्या बोल रहे हैं? दे आर नोन एज व्हाट? कोरियोनिक विलाई। लेटर दीज कोरियोनिक विलाई डेवलप ब्लड कैपिलरीज इन देम। लाइक डायग्राम में भी देखो, अंदर हमने जितने भी ये अरेंजमेंट शो किए हैं ना, दे आर नथिंग बट ब्लड वेसल्स। ये सब के सब कोरियोनिक विलाई में ब्लड वेसल्स से शो कर रखे हैं हमने। ओके, सो हुआ क्या? कोरियोनिक विलाई बना और उसके अंदर आ गई है ब्लड वेसल। देन व्हाट हैपेंस इज, जो कोरियोनिक विलाई है इट देन सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। सर यूट्रीन टिश्यू तक तो ठीक है, यहाँ पे यूट्रीन एंडोमेट्रियम है, लेकिन इधर तो ब्लड वेसल दिखाया ही नहीं आपने। भाई एंडोमेट्रियम इटसेल्फ हैज ब्लड वेसल्स, वहाँ पे कोई डेवलप थोड़ी ना होती है एज लाइक इन केस ऑफ कोरियोनिक विलाई। इसमें तो बाय डिफॉल्ट एंडोमेट्रियम इज अ पार्ट ना, लिविंग पार्ट, तो उसमें तो ब्लड होगा ही। तो इसीलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ ब्लड वेसल्स। हाँ, कोरियोनिक विलाई में इनिशियली नहीं था ब्लड कैपिलरीज, कुछ टाइम बाद उसमें ब्लड कैपिलरी बनता है। ओके, सो सेम थिंग आई हैव रिटन कि कोरियोनिक विलाई जो होता है ये सराउंड हो जाता है बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, और ये अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब का हो गया कि कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रीन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर, एंड यहीं से क्या बनेगा? रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड फीटस, एंड दिस इज नोन एज प्लेसेंटा। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये मैंने डायग्राम बनाया था जस्ट टू एक्सप्लेन, एनसीईआरटी में ऐसा कोई डायग्राम नहीं है। सो आप लोगों को पता चल गया कि सर एक साइड वी हैव मैटरनल एंडोमेट्रियम, सर अपोजिट साइड वी हैव कोरियोनिक विलाई, इन दोनों के बीच में इंटरडिजिटेशन हो जाता है एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मदर। यस और नो? आई होप फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज क्लियर। नाउ इस डायग्राम से एक और चीज़ क्लियर हो रही है, क्या? कि सर प्लेसेंटा तो ये वाला पार्ट है, यस और नो? एम्ब्रियो यहाँ पे है कहीं ना कहीं, तो प्लेसेंटा तो एम्ब्रियो से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना। सो एक्चुअली क्या होता है, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक कोड आ जाती है, उस कोड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से आई थिंक इसका पर्पज आपको क्लियर हो गया है कि अम्बिलिकल कोड एक्चुअली कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद एम्ब्रियो। सो दिस इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। वन मोर थिंग, यहाँ से क्लियर हो गया है कि भी प्लेसेंटा में दोनों साइड के टिश्यूज पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि
फीटल टिश्यू ऑल्सो एंड मैटरनल टिश्यू ऑल्सो। तो ये चीज़ मैंने लिखी भी है कि प्लेसेंटा इंक्लूड्स बोथ फीटल एंड मैटरनल पार्ट्स। ओके, नाउ दिस डायग्राम इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट इज एक्चुअली शोइंग द ग्रोइंग फीटस इन यूट्रस, कि किस तरीके से अरेंज्ड होती हैं चीज़ें, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ पे अटैच होती हैं। सो अगर प्लेसेंटा के हिसाब से देखें तो ये सबसे पहले वाला पार्ट है ना, दिस इज नोन एज कोरियोनिक विलाई। और भी कोरियोनिक विलाई को इंटरडिजिटेट होना है इस पार्ट के साथ, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी एंडोमेट्रियम, राइट। एंड वी नो दैट कि जो एम्ब्रियो का प्लेसेंटा के साथ कॉन्टेक्ट बनाने वाला पार्ट है, दिस इज नथिंग बट अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये वाला पार्ट जो है ना, दिस पार्ट विल बिकम अम्बिलिकल कॉर्ड। गेटिंग माई पॉइंट। एंड इसके साथ में ही एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं दिस इज यॉक सैक, दिस पार्ट। देन दिस वन इज यूट्रीन कैविटी, एंड लास्ट में वी हैव व्हाट, दिस इज प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। इसी को इन शॉर्ट हम बोल देते हैं क्या, दिस इज नोन एज व्हाट, सर्वाइकल प्लग। ओके, सो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, उन्होंने शो किया है ह्यूमन फीटस को कि यूट्रस में किस तरीके से वो अरेंज्ड होता है। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड वी नो दैट दिस अम्बिलिकल कॉर्ड एक्चुअली कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद एम्ब्रियो, राइट। सो सर ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये बना किसका हुआ है भाई, इसमें दो अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है, एंड दीज अम्बिलिकल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली हम जानते हैं ना कि सर जो आर्टरी होती है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन है वो सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यस और नो, यहाँ पे सिनेरियो उल्टा है एक्चुअली। जो अम्बिलिकल आर्टरी होगी दैट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो अम्बिलिकल वेन होता है दैट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर ऐसा क्यों, ये यहाँ पे भी ये रिवर्सल क्यों हो गया एकदम से नेचर ऑफ ब्लड का इन आर्टरीज एंड वेन। सो इसका एक्सप्लेनेशन इज कि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो सो यू विल फाइंड कि जितना भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड मदर की बॉडी में जाएगा वो कुछ ये डायरेक्शन फॉलो करेगा लाइक दिस। और ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया कहाँ से भाई, ये यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स थे ना, उन्होंने कुछ एक्सचेंज किए हैं। एक और चीज़ देख लो यहीं पे, मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। देखो यहाँ पे है कहीं ना कहीं मदर की ब्लड वेसल्स, ओके। एंड इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है ना वो न्यूट्रिएंट रिच एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का ब्लड निकल के यहाँ पहुँच गया है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये ब्लड एक्चुअली अपनी चीज़ें यहाँ रिलीज कर देता है। सपोज इसने ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज किया वाया डिफ्यूजन, एंड ऑक्सीजन यहाँ से विल बी टेकन अप बाय फीटल ब्लड। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते कभी भी, है ना। बाउंड्रीज है ना ये बाहर देखो, दीज आर बाउंड्रीज, उनके अंदर है सर ब्लड। तो सिमिलरली मदर की साइड पे भी सर ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स अपना कंटेंट रिलीज करती हैं वाया डिफ्यूजन। तो भाई मदर की साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ गया इस स्पेस में, इस ऑक्सीजन को फिर फीटस ब्लड ने उठा लिया, है ना। सिमिलरली क्या होगा भाई, फीटस में ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, कुछ वेस्ट बनेगा। फीटल ब्लड भी क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे रिलीज कर देता है। सपोज ये हो गया वेस्ट, and again this waste will be then picked up by maternal blood vessels. So you must remember कि fetal and maternal blood कभी भी contact में नहीं आ रहे हैं, they are just exchanging things on the basis of diffusion. Getting my point? Now अब आते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में सर आर्टरी और वेन में ब्लड का नेचर अपोजिट क्यों हो गया। ओके, सो मैं इस डायग्राम में एक चीज़ और अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि सर यहाँ की जो चीज़ें हैं मैटरनल ब्लड की वो यहाँ पे रिलीज होंगी और वो फाइनली फिर फीटल ब्लड में चली जाएंगी।
सिमिलरली जो वेस्ट मटेरियल है फीटस का वो भी इसी स्पेस में रिलीज होगा एंड ये कहीं ना कहीं फिर मैटरनल ब्लड में चला जाएगा। नाउ अब ये जो ऑक्सीजन फीटल ब्लड में पहुंच चुका है ये कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा, यस और नो, ये यहाँ तक एम्ब्रियो में पहुंचेगा और एम्ब्रियो में आने के बाद वो यहाँ से डायरेक्टली पहुंचेगा इस पार्ट में, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज फीटल हार्ट। तो हार्ट में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचा है, ये चीज़ तो समझ में आ रही है। एंड वी नो दैट सर हार्ट में जो भी चीज़ें ब्लड लेके जाती है ना उनको तो हम वेन बोलते हैं, यस और नो। सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को। सो यहाँ से पूरा आप कॉन्सेप्ट बना है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था ना दैट इज कैरीड टू फीटल हार्ट एंड वी नो दैट द ब्लड वेसल्स विच आर कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स हार्ट आर नोन एज वेन। सो इस बेसिस पे हम बोलेंगे कि अम्बिलिकल वेन में क्या होता है, इट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके नाउ सर आर्टरी में फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है भाई, उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ना वो है एम्ब्रियोनिक हार्ट का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोनिक हार्ट में एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। ओके सो जैसे इनका मिक्सिंग होगा इन टोटल इट विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड। और जब भी हार्ट से बाहर अब ब्लड निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वी नो दैट सर हार्ट से जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जाती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, आर्टरी, इजंट इट। तो एम्ब्रियो की आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यही ब्लड कहीं ना कहीं अब अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, प्लेसेंटा पे पहुंचेगा। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड क्यों होता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है और ब्लड लेके आने वाले ब्लड वेसल्स एम्ब्रियो के केस में अम्बिलिकल वेन है। सो उनमें हम बोलते हैं कि ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड। फिर एम्ब्रियोनिक हार्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें सर मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, तो हार्ट से जो भी ब्लड बाहर निकलेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी करती हैं टुवर्ड्स प्लेसेंटा। सो इन टोटल वेल से कि अम्बिलिकल आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे आई होप दिस इज क्लियर कि वाई अम्बिलिकल आर्टरी हैज डीऑक्सीजनेटेड एंड वाई अम्बिलिकल वेन हैज ऑक्सीजनेटेड। इनका नंबर भी याद रख लेना, अम्बिलिकल आर्टरी आर 2 इन नंबर, अम्बिलिकल वेन इज 1 इन नंबर। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। सो एक तो हमें पता ही है कि सर ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फीटस को और वहाँ से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल कराता है ना। सो दोनों चीज़ें मैंने लिखी है, लाइक फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द फीटस। Second is it helps in removal of CO2 and excretory waste from fetus, yes or no. And the third and important function of placenta is it acts as an endocrine structure. एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा ये। और जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर हार्मोन सेक्रेट करते हैं, है ना। कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं, लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG बोलते हैं इसको। एंड इसके बारे में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके हैं, है ना, कि इट एक्चुअली रेस्क्यूज कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डीजनरेशन। एंड अगर कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन नहीं होगा सो देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। सो वी नो दैट कि हाँ सर प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो उसका रीज़न ये है एक्चुअली, हमने पहले भी पढ़ा था, आई एम रिपीटिंग इट हियर ऑल्सो, लाइक कि सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी, उसको तो 14 डेज में डीजनरेट हो जाना चाहिए था। सर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से एक हार्मोन आता है, दिस इज नोन एज HCG। एंड ये HCG कहीं ना कहीं उसे रेस्क्यू कर लेता है कॉर्पस ल्यूटियम को। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम ही डीजनरेट नहीं होगा मतलब कि कभी भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे नहीं आएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे नहीं आएगा तो एंडोमेट्रियम में डीजनरेशन नहीं होगा, और एंडोमेट्रियम इंटैक्ट रहेगा तो देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। सेकेंड हार्मोन वी हैव, दिस इज HPL, दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करेगा, ये मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करेगा फॉर लैक्टेशन। आफ्टर पार्चुरेशन ब्रेस्ट फीडिंग भी तो करानी है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है क्या
कि मेमोरी ग्लैंड्स को पहले से प्रिपेयर किया जाए फॉर लैक्टेशन। एंड इसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है दिस इज HPL। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन, HCS भी बोलते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एस्ट्रोजन। ये आप लोगों को पता ही है कि दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट। प्रोजेस्ट्रोन का भी आई होप यू रिमेंबर कि इट एक्चुअली मेंटेन्स द प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था पहले सब कुछ ही, राइट। नेक्स्ट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करेगा, इट डायलेट्स सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। लेबर इज नथिंग बट पार्चुरेशन से पहले जो भी पेन होता है उसको लेबर बोलते हैं। तो पार्चुरेशन होना है मतलब फीटस की डिलीवरी होनी है, तो सर्विक्स को क्या करना पड़ता है, डायलेट करना पड़ता है। एंड वो डायलेशन कौन कराता है, दैट इज रिलैक्सिन। लास्ट वन इज दिस इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा टाइम ऑफ बर्थ। सो इसका लेवल एक रफ आइडिया दे देता है कि हाँ टाइम ऑफ बर्थ क्या होने वाला है, मतलब कौन सी डेट के आसपास डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी है। ओके ना, सो दिस इज रिगार्डिंग द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 हॉर्मोन्स है, 6 के 6 याद करने हैं आप लोगों को। इसके अलावा प्लेसेंटा क्या कर रहे हैं, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर। सर बैरियर कैसे हो सकता है, ये तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक्सचेंज करा रहे हैं। भाई एक्सचेंज करा रहा है ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। बैरियर किन के रिगार्डिंग होगा, फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डैमेज टू फीटस। ओके, सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लेसेंटा अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। बट अगेन देर आर सर्टेन वायरसेस लाइक एड्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो वायरस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, ये सब वायरस क्या होते हैं, दे कैन इजीली पास थ्रू प्लेसेंटा। ओके, सो बैरियर प्रोवाइड कर रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जो उस बैरियर को ब्रेक करके फीटस में एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्चुअली जितने भी ड्रग्स कंज्यूम किए जाते हैं बाय द प्रेग्नेंट फीमेल, उनका भी साइड इफेक्ट फीटस पे होता है। सर वो कैसे हो सकता है, एक्चुअली दीज ड्रग्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा और साइड इफेक्ट में क्या आएगा, दे कैन लीड टू मैल फॉर्मेशन इन फीटस। मैल फॉर्मेशन मीन्स वट, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, मतलब बर्थ में कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। सो ऐसे ड्रग्स या केमिकल्स जिनकी वजह से बर्थ डिफेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज टेराटोजेंस। गेटिंग माई पॉइंट। सो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है टेराटोजन का, दिस इज थैलिडोमाइड ड्रग। ये प्रेग्नेंट फीमेल कंज्यूम करती हैं टू अवॉइड मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मतलब नोजिया हो गया, वॉमिट हो गया। सो पहले यूज़ किया जाता था थैलिडोमाइड ड्रग। सो अगर थैलिडोमाइड ड्रग की बात करें तो इसकी वजह से क्या मेल फॉर्मेशन हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज फोकोमेलिया। फोकोमेलिया में क्या होते हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी बॉडी की, दे फेल टू डेवलप। जो लिम्स में होती है, मतलब हैंड्स और लेग्स में होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, दे फेल टू डेवलप, है ना। दूसरा क्या बर्थ डिफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस थैलिडोमाइड, इट मे लीड टू मैरोमिलिया। मैरोमिलिया में क्या होगा, यहाँ पे जो लिम्स हैं दे बिकम पेंगुइन लाइक, मतलब फ्यूज्ड हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग विल से लाइक कि इन केस ऑफ मैरोमिलिया हैंड्स एंड फीट्स आर एब्सेंट। नाउ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो टेराटोजेंस का इफेक्ट होता है ये मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th, 5th एंड 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सिमिलरली थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स व्हाट, 7th, 8th एंड 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो जितने भी ये जो टेराटोजेंस हैं इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन से टाइम पे होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सर ऐसा क्यों, अभी हम गेस्टेशन पीरियड पढ़ने वाले हैं, उसमें यू विल गेट टू नो कि पहले 3 मंथ में सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर टेराटोजन का एक्सपोजर होता है तो भी फास्ट ग्रोथ चल रही है हर जगह, टेराटोजन भी बहुत ही फास्ट और रैपिडली पहुंचेगा। सो इसीलिए बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस आर मैक्सिमम ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, इसी कैटेगरी में एक और भी सिम्टम आते हैं, उसको हम बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। दीज आर एक्चुअली द बर्थ डिफेक्ट्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल बाय द प्रेग्नेंट वुमेन। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो भी अल्कोहल कंजप्शन होता है बाय द प्रेग्नेंट लेडी, उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं फीटस पे होता है। उसी इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। सो दिस इज रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। आई थिंक 6 फंक्शन है
एंड जो थर्ड फंक्शन में इसका हमने एंडोक्राइन नेचर डिस्कस किया है, उसमें इन टोटल वी हैव 6 हॉर्मोन्स, है ना। सो इन 6 हॉर्मोन्स में से आपको क्या याद रखना है कि भाई HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ये 3 ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे आते हैं, है ना। एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, वो सब तो सर नॉर्मल भी आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। लेकिन HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रेट होंगे। ओके, एट द सेम टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इनका लेवल फीमेल बॉडी में बढ़ जाता है। एंड वाई? बिकॉज दे आर नेसेसरी टू सपोर्ट फीटल ग्रोथ, they are necessary to maintain pregnancy, they are also required to support metabolic changes in mother. So इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इन सब का लेवल भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में बढ़ जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ह्यूमंस के केस में प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, दिस इज ऑफ 9 मंथ्स। तो ह्यूमंस का गेस्टेशन पीरियड कितना हो गया भाई, 9 मंथ हो गया। ये लिखा भी मैंने, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमंस दिस गेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 मंथ। उसको वीक में देखते हैं 38 वीक्स हो जाएंगे, और उसको डेज में लेके आते हैं तो 266 डेज हो जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। किस हिसाब से? लाइक वी नो दैट कि ह्यूमंस के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है सर, इट इज़ ऑफ 28 डेज, राइट। और 14th डे पे कहीं ना कहीं क्या होता है सर, ओवुलेशन होता है, एंड इसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। इससे पहले तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं है, यस और नो। सो ये जो 266 डेज है ना गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमंस, ये यहाँ से काउंट करते हैं हम। यहाँ से 14th डे हो गया, 28 डे की साइकिल पूरी होगी, फिर सेकेंड मंथ, फिर थर्ड मंथ, फिर फोर्थ, इसी तरीके से पूरा हो जाएगा 9 मंथ तक। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से 14th डे मतलब डे ऑफ ओवुलेशन से जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी थी, वहाँ से लेके 9 मंथ तक जाते हैं तो कितना बनता है हमारे पास, 266 डेज। तो अब सपोज वो क्वेश्चन पूछता है कि गेस्टेशन पीरियड बताओ इन ह्यूमंस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो भी फर्टिलाइजेशन से तो वी नो दैट सर 266 दिन होंगे इसमें, 38 वीक और 9 मंथ्स। कई बार वो पूछता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितना होगा गेस्टेशन पीरियड। सो अब तो हमें पता है सर, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तो यहाँ हुई थी, है ना। इसके बाद तो फर्टिलाइजेशन हो गया था इस पॉइंट पे, तो फिर तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ ही नहीं आगे। तो सो इन केस अगर वो पूछता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से गेस्टेशन पीरियड कितना होगा, हम उसमें ये वाला टाइम पीरियड और ऐड कर देंगे। तो सर ये तो 266 था, उसमें इधर 14 और ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा इन टोटल, 280 डेज हो जाएगा। सो ये दोनों पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, लाइक कि भी 266 डेज गेस्टेशन पीरियड होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, एंड 280 डेज होता है फ्रॉम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक एलिफेंट का, एलिफेंट में 22 मंथ्स का होता है, ये लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है एनिमल्स में। ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। डॉग्स एंड कैट के रिगार्डिंग एनसीईआरटी ने खुद पूछा है, डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द गेस्टेशन पीरियड ऑफ डॉग्स एंड कैट। सो उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अराउंड 2 मंथ्स, मतलब कि 60 से 65 दिन का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, एवरेज इज 63। ओके, नाउ इस गेस्टेशन पीरियड में कुछ इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है कि 1 मंथ के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। ओके, और जो फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फीटस का कि भाई अंदर फीटस प्रेजेंट है, वो आप सुन सकते हो अराउंड 3.5 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे आई हैव रिटन कि फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो इज नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू दी हार्ट साउंड्स थ्रू स्टेथोस्कोप। ओके, एंड इट इज हर्ड अराउंड 3.5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या 3.5 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड। Then fetus develop limbs and digit by the second month of pregnancy। 2 मंथ होते होते उसके limbs आ जाते हैं, limbs पे digits बनने लग जाते हैं, है ना। एंड by the end of first trimester, again first trimester मतलब पहले 3 मंथ, मीन्स कि आफ्टर 3 months most of the organ system of the embryo get developed।
एग्जाम्पल लाइक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ओके, नाउ जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस की, लाइक यू बोलते हैं ना कि आई कैन फील दी मूवमेंट्स, कि अंदर से मूवमेंट हो रही है एंड समटाइम्स किकिंग भी होती है ना, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं ड्यूरिंग दी 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एट द सेम टाइम ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है अराउंड 5th मंथ, दैट इज अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड। हेड पे हेयर्स आ जाते हैं और फर्स्ट मूवमेंट जो स्टार्ट होती है दैट इज ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। देन बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स क्या होता है, आई लिड्स सेपरेट हो जाएंगे, उनके ऊपर आई लैशेज डेवलप हो जाएंगे एंड पूरी बॉडी पे अब हेयर आ जाएंगे। पहले सिर्फ हेड पे आए थे, अब बॉडी पे हेयर्स आ जाएंगे। एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स fetus इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ओके, सो ये कुछ इवेंट्स हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं रिगार्डिंग गेस्टेशन पीरियड। इनके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स और होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन ही नहीं किया तो वो कभी पूछेगा नहीं। ओके, तो आप लोगों को स्पेसिफिकली बस इतने ये 6 इवेंट याद रखने, वो इसी फॉर्म में क्वेश्चन आने वाला है कि भी फर्स्ट मोमेंट कब होती है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कब डेवलप करता है, फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज रिगार्डिंग गेस्टेशन। अब गेस्टेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर 9 मंथ्स उसकी डिलीवरी होनी है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन इज नथिंग, इट रेफर्स टू डिलीवरी ऑफ द fetus, एंड दिस पार्चुरेशन इज एक्चुअली अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, एंड इट इन्वॉल्व्स हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। तो आप इसे ना CEO से याद रख सकते हो कि पार्चुरेशन में कौन से हॉर्मोन्स का रोल होता है भाई, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज कि पार्चुरेशन के लिए फीमेल की बॉडी को सिग्नल कहाँ से मिलता है। सो एक्चुअली दिस सिग्नल इज इंड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस। कई बार ही पूछा है नीट ने ये कि भी पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से आता है, सिर्फ प्लेसेंटा से आता है या सिर्फ फुली डेवलप्ड फीटस से आता है या दोनों से आता है। सर दोनों से आता है, प्लेसेंटा से भी एंड फुली डेवलप्ड फीटस। ये सिग्नल क्या करेगा, दिस रिजल्ट्स इन माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कुछ हल्के कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस कर देगा, एंड दीज कॉन्ट्रैक्शंस इन टर्न आर नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसका क्या रिजल्ट होता है, बिकॉज ऑफ दिस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो मैटरनल पिट्यूटरी है, मतलब कि जो मदर की पिट्यूटरी है, वो क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन। एंड ऑक्सीटोसिन का रोल इज कि सर ये यूट्रस की स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। सो देखो हो क्या रहा है, प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फीटस ने माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन कराया, इसे ही हम बोलते हैं क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स की वजह से, मतलब इस माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, इसने अब और स्ट्रोंगर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, है ना। और जैसे ही फिर और स्ट्रोंगर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो मैंने यही लिखा है लाइक दिस स्ट्रोंगर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो ये दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब कि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन इस कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो गए। सो इसे हम लिखते हैं लाइक दिस स्टिमुलेटिंग रिफ्लेक्स रिजल्ट्स इन स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, एंड इसकी वजह से क्या होगा, फाइनली इट लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ फीटस आउट ऑफ द यूट्रस वाया बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल वी हैव स्टडीड, दिस इज सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। सो जैसे यूट्रस में स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, फिटस की डिलीवरी हो जाएगी आउट ऑफ द फीमेल बॉडी वाया दिस बर्थ कैनाल। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। अब फिटस तो फीमेल बॉडी से बाहर आ गया है, बट प्लेसेंटा का क्या है ना, जैसे कि ऊपर पढ़ा भी था हमने कि सर ये है फिटस, तो ये तो बॉडी से बाहर चला गया, लेकिन अभी भी तो ये सब पार्ट बचा हुआ है ना, प्लेसेंटा वगैरह सब, इसका क्या होगा, मदर को तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, फिटस के लिए तो डेवलप हुआ था ये। तो जैसे ही फीटस की डिलीवरी हो जाती है उसके कुछ टाइम बाद दिस पार्ट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट, ये भी बाहर आ जाता है। सो आई हैव रिटन लाइक सून आफ्टर पार्चुरेशन प्लेसेंटा पार्ट इज ऑल्सो डिलीवर्ड आउट, है ना।
और इसके बेसिस पे प्लेसेंटा को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम। द फर्स्ट वन इज डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुएट मीन्स व्हाट, व्हेन मैटरनल एंड फीटल पार्ट दोनों ही बॉडी से बाहर आ जाएंगे। सो लाइक व्हेन बोथ मैटरनल एंड फीटल पार्ट्स आर डिलीवर्ड आउट, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेसिडुएट प्लेसेंटा। ह्यूमंस में ऐसा ही होता है, भाई फीटल पार्ट तो आया, थोड़ी देर बाद उस बचे हुए पार्ट का भी एक्सपल्शन हो जाता है। सो द नेचर ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज डेसिडुएट टाइप। नेक्स्ट इज नॉन डेसिडुएट। इसमें क्या होगा, व्हेन ओनली फीटल पार्ट इज डिलीवर्ड बट मैटरनल पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि मैटरनल पार्ट का कोई भी एक्सपल्शन नहीं होगा। ये किस में मिलेगा, ये हॉर्स एंड पिग में मिलेगा आपको। लास्ट वन इज कॉन्ट्रा डेसिडुएट। कॉन्ट्रा डेसिडुएट में क्या होता है भाई, फीटस की तो डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटल पार्ट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी। सो व्हेन बोथ फीटल एंड मैटरनल पार्ट आर रीअब्जॉर्ब्ड, इनका कोई भी एक्सपल्शन नहीं होता है। सो डेसिडुएट में दोनों पार्ट्स का एक्सपल्शन होता है, नॉन डेसिडुएट में सिर्फ फीटल पार्ट का एक्सपल्शन होता है, कॉन्ट्रा डेसिडुएट में ना ही फीटल और ना ही मैटरनल, दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल इज टेल्पा। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग पार्चुरेशन। लास्ट वी आर लेफ्ट विद लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं आई थिंक मेमोरी ग्लैंड्स में। ये इट मीन्स सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। इसमें किस किस हार्मोन का रोल होता है सर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये भी मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती हैं। प्रोलैक्टिन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो मेमोरी ग्लैंड्स में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा कंटेंट। नाउ लैक्टेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, दिस इज कोलेस्ट्रम, एंड दिस कोलेस्ट्रम इज एक्चुअली फर्स्ट 3 days मिल्क। आफ्टर डिलीवरी जो पहले 3 दिन का मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द बेबी। कैसे, लाइक इट इज रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में रिच होता है, इट इज रिच इन IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसीलिए जो फर्स्ट 3 days का मिल्क होता है उसका फीडिंग इज वेरी असेंशियल फॉर द बेबी। एंड इसका कलर कैसा होता है, इट इज येलोइश इन कलर। देन एट द सेम टाइम मिल्क में एक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी होता है, मतलब कि अगर सर मेमरी ग्लैंड से कंप्लीटली मिल्क को बाहर नहीं निकाला तो वो इनहिबिटरी पेप्टाइड मेमरी ग्लैंड में एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो फर्दर जो प्रोडक्शन था ना मिल्क का उसको इनहिबिट कर देगा। सो ये चीज़ मैंने लिखी है, इफ़ मेमरी ग्लैंड्स आर नॉट एम्प्टीड फुली, अगर उन्हें कंप्लीटली एम्प्टी नहीं किया गया सो इनहिबिटरी पेप्टाइड एक्यूमुलेट हो जाएगा अंदर, और नाम इनहिबिटरी पेप्टाइड है तो ये क्या करेगा, इट फर्दर इनहिबिट्स मिल्क प्रोडक्शन। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सो ये सब था एनसीईआरटी के हिसाब से। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ एग हो गया, कुछ क्लीवेजेस होते हैं वो और देख लेते हैं साइड बाय साइड। लाइक एग्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, कि भाई योक का कितना अमाउंट प्रेजेंट है और योक का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। और योक क्या होता है, दिस इज रिजर्व्ड फूड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग, है ना। और इसके फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज विटालोजेनेसिस। दिस विटालोजेनेसिस अकर्स ड्यूरिंग प्राइमरी ओसाइट, है ना। हमने पढ़ा था ओवेरियन फॉलिकल, फिर फॉलिकल के अंदर ओसाइट होता है, तो जैसे प्राइमरी ओसाइट बनते हैं साइड बाय साइड विटालोजेनेसिस भी हो जाती है, एंड विच इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ योक। नाउ अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पे कैसे डिसाइड करेंगे हम, फर्स्ट वन इज ए लेसिथल। ए मतलब एब्सेंट, लेसिथल योक, जहाँ एग में योक होगा ही नहीं, ये ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल गैमेट होता है उसमें देयर इज नो योक। माइक्रोलेसिथल, माइक्रो मतलब लेस अमाउंट ऑफ योक होगा, ये एकाइनोडर्म्स में होता है। मीजोलेसिथल मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक होगा, ये एम्फीबियंस में होता है। मेगालेसिथल लार्ज अमाउंट, ये किस में होगा, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स के एग को तो हम देखते भी हैं, जब एग खाते हैं तो उसके अंदर एक येलो स्ट्रक्चर निकलता है ना, वो येलो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट योक। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, सो डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो एक होता है आइसोलेसिथल, मतलब कि योक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आइसो मतलब वैसे यूनिफॉर्म होता है, तो सपोज दिस इज एग तो उसमें ऐसे योक डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एट द सेम टाइम अमाउंट बहुत कम होगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स भी कुछ वही हैं जो ए लेसिथल या माइक्रोलेसिथल में थे, लाइक एकाइनोडर्म्स और प्रोटोकॉर्डेट। भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा लेकिन अमाउंट बहुत कम होता है इस आइसोलेसिथल में। टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल में क्या होगा, एग एक पर्टिकुलर पोल की तरफ प्रेजेंट होगा, बस इधर, तो इसको टीलोलेसिथल बोल देते हैं। सेंट्रोलेसिथल में क्या होगा, यहाँ पे एग कॉन्सेंट्रेट करेगा, वेयर, इन सेंटर, इसे हम क्या बोल देते हैं,
centrolecital, and it is found in insects. Telolecital is found in amphibians. देन होता है मियोलैसिथल। इसमें क्या होता है, योक जो है ना वो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ एग को ऑक्यूपाई कर लेता है, और ये हमने देखा ऐसा बर्ड्स के केस में होता है सर। मैक्सिमम एग के अंदर देखोगे तो येलो पार्ट ही होता है, वाइट पार्ट तो कम होता है, तो उसे हम बोल देते हैं मियोलैसिथल। रेप्टाइल्स में भी ऐसा ही होता है, बर्ड्स में भी ऐसा ही होता है, एंड प्रोटोथीरियंस में भी यही होता है। इस योग के बेसिस पे देयर आर टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस। क्या क्लीवेज होते हैं, सपोज अगर ये एग है यहाँ पे और आपको इसको बीच से कट करना है, तो कट करना इजी कब होगा, जब अंदर कोई हिंड्रेंस प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब अंदर यॉक प्रेजेंट नहीं होगा। आप खुद सोचो, अगर आपको इस एग को कट करना है लेकिन इट इज़ फिल्ड विद यॉक लाइक दिस, तो भी ये यहाँ से क्लीवेज कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। मीन्स व्हाट, अगर आपको कंप्लीट क्लीवेज करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यॉक मिनिमम होना चाहिए बिल्कुल। और अगर योक ज़्यादा है तो क्या होगा, क्लीवेज कंप्लीट नहीं होगी सर, क्लीवेज कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो मतलब कि अमाउंट ऑफ योक डिसाइड करेगा क्लीवेज क्या है। कंप्लीट क्लीवेज तभी पॉसिबल है जब योक मिनिमल होगा, एंड अगर योक की प्रेजेंस है तो क्लीवेज विल बी इनकम्प्लीट। ओके, फॉर एग्जाम्पल होलोब्लास्टिक। बायोलॉजी में होलो का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट। तो दिस इज नथिंग बट कंप्लीट क्लीवेज। अब मैंने बताया आप लोगों को, भाई अगर कंप्लीट क्लीवेज करना है तो स्टेटस ये होना चाहिए ना, ये एग होना चाहिए, देयर शुड बी नो यॉक और देयर शुड बी मिनिमल यॉक, लाइक इन केस ऑफ आइसोलेसिथल। उस केस में कंप्लीट क्लीवेज हो सकती है सर। तो इसमें एग्जांपल्स भी कुछ ऐसे लिखे हमने, देखो लाइक प्रोटोथीरियंस हो गया, मार्सुपियल्स हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमंस हो गया। तो जब भी यॉक एब्सेंट होगा या यॉक बहुत ही कम होगा तो उस केस में कंप्लीट क्लीवेज होने के चांसेस हैं, है ना। अब जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो भी दो टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल, एक है इक्वल होलोब्लास्टिक, भाई बिल्कुल सेंटर से पास होगा। एक होती है क्या, दिस इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक, जब प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर से पास नहीं होगा। तो मतलब इक्वल पार्ट्स बनेंगे, इक्वल होलोब्लास्टिक हो जाएगा, है ना। और अगर अनइक्वल पार्ट्स बनेंगे, लाइक इस केस में अनइक्वल बनेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। सो इक्वल होलोब्लास्टिक व्हेन जाइगोट डिवाइड्स इनटू इक्वल साइज्ड ब्लास्टोमियर्स, अनइक्वल होलोब्लास्टिक व्हेन जाइगोट डिवाइड्स इनटू अनइक्वल साइज्ड ब्लास्टोमियर्स। जाहिर सी बात है। सो भी फ्रॉग एंड ह्यूमंस में अनइक्वल होता है, प्रोटोथीरियंस एंड मार्सुपियल्स में इक्वल होता है। याद रखना है, जस्ट एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें दी नहीं है, लेकिन इन केस आप लोग अगर किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करते हो तो ये सब टर्म मिलने वाले हैं आपको। सो छोटा सा टॉपिक है टाइप्स, और उसके बेसिस पे क्लीवेज 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ड है, डिटेल में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आते हैं। दूसरा है मीरोब्लास्टिक। मीरो का मतलब ही क्या होता है, मीरोब्लास्टिक इज नथिंग बट इनकम्प्लीट। मीरो का मतलब ही बायोलॉजी में इज इनकम्प्लीट। अब सर इनकम्प्लीट क्लीवेज के रिगार्डिंग तो वी नो दैट अगर दिस इज एग, अगर बीच में यॉक प्रेजेंट है तो उस केस में तो कंप्लीट क्लीवेज पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट क्लीवेज हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देख लो, आप इंसेक्ट्स देखो, आप बर्ड्स देखो, रेप्टाइल्स देखो। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के रिगार्डिंग तो हमने पढ़ा, उसमें बहुत सारा यॉक प्रेजेंट होता है, मैक्रोलेसिथल होते हैं, तो सर जाहिर सी बात है इनकम्प्लीट क्लीवेज होगी। एंड इंसेक्ट के केस में हमने पढ़ा सर, इंसेक्ट में तो सेंट्रोलेसिथल एग होता है, मतलब कि यॉक सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट क्लीवेज होगी। सो इस बेसिस पे विल क्लासिफाई दिस मीरोब्लास्टिक क्लीवेज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट अकर्स इन मैक्रोलेसिथल एग। इसमें दो टाइप होते हैं, सुपरफिशियल एंड डिस्कॉइडल। सुपरफिशियल मतलब सिर्फ अपर सरफेस पे होगा। कंडीशन कैसी है भाई, अगर सेंटर में यॉक प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे क्लीवेज पॉसिबल है, उसको बोल दिया हमने सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल, भाई जब बहुत सारा यॉक प्रेजेंट है ना तो क्लीवेज सिर्फ एक डिफाइंड रीजन में हो पाएगी, तो इस केस में सिर्फ अपर पार्ट में हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, हेंस द नेम इज डिस्कॉइडल। आ रही बात समझ में। सो दिस इज रिगार्डिंग क्लीवेजेस। नाउ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइप पे बताया था मैंने आप लोगों को कि क्लीवेज इज मोर और लेस सिमिलर टू माइटोसिस बट इज नॉट आइडेंटिकल टू माइटोसिस। क्या डिफरेंस होता है सर, फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया, क्लीवेज सर जाइगोट में होती है, माइटोसिस नॉर्मल बॉडी सेल्स में भी होती है, यस और नो। क्लीवेज में क्या होता है, N/C रेशियो इंक्रीज होगा, इसमें माइटोसिस में क्या होता है, N/C रेशियो मोर और लेस कॉन्स्टेंट होता है। सर ये क्या है,
अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था जितना साइज जाइगोट का होता है उतना ही साइज मोर्यूला का होता है, राइट। मतलब कि इनका साइटोप्लाज्म दोनों का सेम होगा। बट मोर्यूला में सेल कितना हो गया, 8 से 16, जाइगोट था सिंगल, और जाइगोट का प्लोइडी लेवल इज 2n, तो यहाँ पे 2n इंटू 1 होगा। मोर्यूला का प्लोइडी लेवल अब क्या होने वाला है, 8 या 16 इंटू 2n। तो देखो मोर्यूला के केस में डीएनए कंटेंट बहुत बढ़ गया है, मतलब n बढ़ गया ऊपर वाला। सी दोनों में सेम ही था तो सी सेम है। सो जब डीएनए बढ़ रहा है एंड साइटोप्लाज्म सेम है तो हम बोलेंगे ना दिस n/c रेशियो विल इंक्रीज। माइटोसिस के टाइम पे क्या होता है भाई, जो हमारा पेरेंट सेल है उससे जो ऑफस्प्रिंग बने उनका भी प्लोइडी सेम होता है, बढ़ता तो नहीं है, वो सेम ही रहेगा। तो मतलब साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी सेम है, साइज सेम होने वाला है, और कहीं ना कहीं डीएनए कंटेंट भी सेम है। तो इसीलिए विल से कि n/c रेशियो नॉर्मली रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ माइटोसिस। सो इन टोटल यही है, फिर इसमें n/c रेशियो इंक्रीज, इसमें n/c रेशियो रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देन इसमें विल स्टडी की साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज होता है, यहाँ पे मोर और लेस साइज सेम होने वाला है। भाई डिक्रीज हुआ था ना, यही जाइगोट था, यही मोर्यूला बन गया। ये सर एक ही सेल था, इसमें 8 से 16 सेल है। तो ऑफ कोर्स सर जब इतने ही वॉल्यूम में या इतने ही साइज में नंबर ऑफ सेल बढ़ा है तो छोटी सेल बने होंगे, तो जाहिर सी बात है क्लीवेज की वजह से साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज होगा। लेकिन ना माइटोसिस में तो सर पेरेंट सेल मोर और लेस उसी साइज के सेल बनते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट एंड डॉटर सेल का साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। लास्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ट्विंस। ट्विंस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, दो टाइप के ट्विन होते हैं। कुछ होते हैं नॉन आइडेंटिकल, जो ट्विंस तो होते हैं लेकिन एक जैसे दिखते नहीं। कुछ होते हैं आइडेंटिकल, मतलब कि बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन को हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन, एंड आइडेंटिकल ट्विन को बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। नाम से पता चल रहा है, डाइजाइगोटिक मीन्स व्हाट, दो जाइगोट बने होंगे। सर दो जाइगोट कैसे बन सकते हैं, देखो जरा इसमें, यहाँ पे दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, एंड हाउ, बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा बाय 2 स्पर्म्स। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है कि फीमेल में एक मंथ में 2 एग बन गए थे। नॉर्मली हमने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में सिर्फ एक एग बनता है, इस केस में क्या हो रहा है, 2 एग बन गए। 2 एग बन गए ना, तो सर स्पर्म्स तो मिलियन में जाते हैं, तो स्पर्म्स की तो वैसे ही कमी नहीं है। सो दोनों एग विल बी फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 जाइगोट्स। ठीक है, इस केस में क्या होगा सर, 2 ओवा हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ना, तो जरूरी नहीं है उनके सेक्सेस सेम होंगे। तो उनके सेक्सेस सर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज अगर दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों के सेक्सेस सेम हो जाएंगे। सपोज एक में एक्स से होता है दूसरे में वाई से होता है, तो एक फीमेल हो जाएगा एक मेल हो जाएगा। यस और नो। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में जरूरी नहीं है कि सेक्सेस सेम हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सेक्सेस डिफरेंट हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, सेक्सेस आइदर बी सेम और डिफरेंट। मोनोजाइगोटिक ट्विन, यहाँ तो सर नाम से पता चल रहा है एक ही जाइगोट था फिर भी 2 ऑफस्प्रिंग्स बन गए, ये कैसे। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 2 ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ ए सिंगल एग बाय ए सिंगल स्पर्म। तो जाहिर सी बात है सिंगल ही जाइगोट बनेगा, और सिंगल ही स्पर्म गया है अंदर, सो दोनों जाइगोट्स का सेक्स भी सेम होने वाला है, मतलब दोनों ऑफस्प्रिंग्स का सेक्स भी सेम होगा, मतलब दोनों ट्विंस जो हैं कंप्लीटली आइडेंटिकल होंगे, सेक्सुअली ऑल्सो एंड मॉर्फोलॉजिकली ऑल्सो। एंड ये बनता क्यों है, यहाँ पे एक्चुअली जाइगोट जो बना है ना, इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 पार्ट। ये होता है एक्चुअली, ये जाइगोट जो था ये ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट 2 पार्ट में डेवलप हो जाता है। तो भी जाइगोट का ये पार्ट है, जाइगोट का ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपस में आइडेंटिकल है ना। और अगर ये आपस में आइडेंटिकल हैं तो आगे जाके इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी क्या होंगे, आइडेंटिकल। यस और नो। सो रीजन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन इज कि सर एक जाइगोट बनता है और ये जाइगोट स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में, और दोनों पार्ट आपस में आइडेंटिकल होते हैं, तो उनसे बनने वाला ऑफस्प्रिंग भी आइडेंटिकल होगा। ओके, सो इस केस में क्या, सेक्सुअली ऑल्सो एंड मॉर्फोलॉजिकली ऑल्सो जो दोनों ट्विंस बनेंगे दे विल बी सेम, हेंस द नेम इज आइडेंटिकल ट्विंस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक टर्म है यहाँ पे लास्टली, दिस इज रिगार्डिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हालांकि दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है,
कि जब इम्प्लांटेशन की साइट होगी अदर देन यूट्रस, हमें पता है ना इम्प्लांटेशन कहाँ होता है सर, यूट्रस में होता है, यूट्रस के भी फंडस पार्ट में होता है। तो भी जब यूट्रस में ना होके इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Okay, so this is all from my side regarding chapter human reproduction. I hope you like all the lectures and I hope you understand each and everything. In the next lecture, we'll cover reproductive health. In the meantime, please don't forget to share this video with your friends. Till then, take care, bye bye, and have a nice day.